एक पतली सी गली के आखिरी मोड़ पर वह घर था। टैक्सी वाला हमें बड़ी सड़क पर ही उतारकर उंगली से उसे दिखाकर चला गया। इस देश के टैक्सी वाले बिल्कुल ठीक पते पर दरवाजे के सामने उतार देते हैं, पर पतली गली में गाड़ी नहीं घुसाते। तभी भारी सूटकेस मुझे ही लाद कर ले जाना पड़ा। दोपहरी का वक्त था, तभी तो कहीं भी इंसान दिखलाई नहीं पड़ रहे थे। हाँ, ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। गली के दोनों तरफ ऊंची दीवारें थीं, बिल्कुल ही निविड़ घनी शैली की, शायद उस पार को कारखाना इत्यादि हो। घर के सामने आकर मैंने पते का ठीक से मिलान किया, उसके बाद ही घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला, उसकी उम्र 40 के करीब होगी। चेहरे पर कई दिनों की बढ़ाई गई दाढ़ी, मैली जीन्स की पैंट और एक बनियान, हाथों में हथौड़ी। वह बिना कुछ बोले मेरी ओर अपलक देखता रहा। सूटकेस को रखकर मैंने बताया, मैं इंडिया से आया हूँ। यही एक अतिथि गृह है, जहाँ मेरे लिए आज से एक कमरा आरक्षित करके रखा गया है। तब भी वह आदमी चुपचाप मुझे घूरता रहा। तब मैंने जेब से एक चिट्ठी निकाली और उसे दिखाई। वह चिट्ठी लेकर अंदर चला गया। मुझे सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी। 1 मिनट बाद ही वह मुस्कुराता हुआ चला आया। वह हथौड़ी रख आया था। पैंट से हाथ पोंछकर उसने मेरा सूटकेस उठा लिया और मुझे अंदर जाने के लिए इशारा किया। इन देशों में सभी को अपना सामान खुद ही उठाना पड़ता है, और ये तो होटल भी नहीं था कि कोई बेरा आकर सामान उठाए। मैंने आपत्ति की, ना सूटकेस में ही लेकर चलता हूँ, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और जल्दी से आगे बढ़ गया। अब तक उस आदमी ने एक बात तक नहीं की। शायद गूंगा है, पहले मैंने कभी गूंगा साहब नहीं देखा। लकड़ी की पतली सीढ़ियाँ, जिस पर कालीन भी नहीं था। मुझे उनकी हालत काफ़ी गिरती सी लगी। मुझे कुछ बुरा लगा, क्योंकि जिन घरों में 2 कमरा बाहरी लोगों को किराए पर उठाया जाता है, उसका मर्यादित रखरखाव तो ज़रूरी है। ऐसी टूटी फूटी सीढ़ी क्यों? मुझे तीसरी मंजिल तक चढ़ना पड़ा। यहाँ काफ़ी सफाई लगी, शायद कुछ दिन पहले रंग रोगन हुआ है। दरवाजे की दीवारों के कागज़ भी बदले गए लग रहे थे। कमरे में सुंदर सा बिस्तरा, स्नान गृह भी साफ सुथरा था। अब मेरा असंतोष खुशी में बदल गया, क्योंकि अब तो मैं कोई बुराई नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने मुझे बाथरूम के नल खोलकर ठंडे गर्म पानी की व्यवस्था से अवगत कराया। बत्ती जलाई बुझाई, सब कुछ निःशब्दता से। आमने सामने 2 कमरे, बीच में बैठक, एक संगमरमर की मेज, उस पर एक चिट्ठी थी जो उस आदमी ने मुझे दी। उसने अंग्रेजी में मुझको संबोधित करके लिखा था, तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया गया है। तुम्हारे बिस्तरे के पास वाली मेज की दराज में एक चाबी है। जब मर्जी हो तुम आ जा सकते हो, उस चाबी से मुख्य द्वार खुल सकता है। तुम्हें और किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो शाम को मुझे बता सकते हो। नीचे एक महिला के हस्ताक्षर थे। मैंने उस आदमी को धन्यवाद देकर कहा, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वह आदमी कंधे उचकाकर हंसकर चला गया। मैंने सूटकेस खोलकर अपना सामान ठीक से सजो लिया। आज से 7 दिनों तक इसी कमरे में मुझे अपना संसार बसाना है। इस प्रकार के अतिथि गृह ही मुझे होटल से अधिक प्रिय हैं। खर्चा भी कम होता है, इसके अलावा घर का एहसास भी रहता है। होटल सभी देशों में लगभग एक ही तरह के और बड़े ही वैचित्र्यहीन होते हैं। अच्छी तरह से स्नान कर मैं सो गया। मुझे भूख नहीं थी। वायुयान की लंबी यात्रा के बाद अब शरीर केवल नींद का ही प्रत्याशी था। दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं रेशम जैसे बिस्तर पर सो गया। खिड़कियों पर सफ़ेद रेशमी पर्दे लगे थे। मेरी धारणा थी कि सोते ही मुझे नींद आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। नींद की इच्छा हो तो साथ साथ नींद आएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। थोड़ी देर करवटें बदलता रहा, फिर अचानक याद आया कि 2 फ़ोन करने हैं। इस कमरे में फ़ोन नहीं था। होटल की तुलना में अतिथि गृहों में यही कमी है। अधिकतर अतिथि गृहों में ही टेलीफोन की सुविधा नहीं रहती। गूंगा साहब के अतिरिक्त और कोई उस घर में है, लगा तो नहीं। उससे कुछ जानकारी हासिल करने का भी उपाय न था। सड़क पर निकलने पर ज़रूर टेलीफोन बूथ मिल सकता है। फ्रैंकफर्ट शहर मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित भी नहीं था। मैं पहले भी जर्मनी आया था। कपड़े पहनकर फिर से तैयार होकर चाबी लेकर उतरते वक्त देखा कि वह आदमी हथौड़ी से सीढ़ी की मरम्मत कर रहा था। एक जगह पर तख्त डटा हुआ था, इस कारण मुझे फलांग कर जाना पड़ा। उस समय उससे हंसी का आदान प्रदान हुआ। 1 घंटे बाद जब वापस लौटा, तब भी उसे बड़ी लगन से काम करते पाया। सीढ़ी का काफ़ी हिस्सा उसने नया कर डाला था। उसकी बनियान पसीने से भीगी हुई थी। शाम के वक्त गृह स्वामिनी मेरा हालचाल पूछने आई। काफ़ी तंदुरुस्त जर्मन महिला थी, चेहरे पर हाव भाव पर्शियनों की भांति थे। वो काम चलाने लायक अंग्रेजी जानती थी। पास के ट्रॉम,
बस स्टॉप तथा रेस्टोरेंट के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैंने उन्हें किराए का अग्रिम पैसा दे दिया। वह गूंगा व्यक्ति थोड़ी दूर खड़ा था। साधारणतः गूंगे लोग बहरे भी होते हैं, पर यह तो काफी मन लगाकर हमारी बातें सुन रहा था। उसके गले में काफी बड़ा एक लॉकेट था जिसमें किसी की तस्वीर थी। हमारे देश में जैसे साईं बाबा या किसी और गुरु का लॉकेट लोग गले में डालते हैं, शायद वैसा ही कोई होगा। वह आदमी अपना लॉकेट एक हाथ से हिला डुला रहा था। उस महिला ने कहा, मेरे पति के संग आपका परिचय तो पहले ही हो चुका होगा। मैं सारा दिन घर पर नहीं रहती, पर फिलिप रहता है। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो इससे मांग लेना। तो ये गूंगा इस महिला का पति है। मैंने तो इसे मिस्त्री समझा था। जल्दी से मैंने दाहिने हाथ से उसके साथ हाथ मिलाया। उसकी हंसी में एक तरह की सरलता थी। गृह स्वामिनी ने अपना नाम बताया, जिसे बोलना काफी कठिन था, पर उन्होंने ये भी बतलाया कि इस नाम से उन्हें कोई नहीं बुलाता, सब उन्हें नोरा कहकर बुलाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी यहाँ भारतीय अतिथि रह चुके हैं, उन्हें यहाँ किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। आपको भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। मैंने जवाब दिया, नहीं, काफी खासी जगह है, स्टेशन भी पास है, मुझे काफी पसंद है। यहाँ से बुक फेयर आने जाने की भी काफी सुविधा है। नोरा ने कहा, हम भी एक दिन बुक फेयर देखने जाएंगे। तुम क्या हमारे लिए टिकट ला दोगे? मेरे पति को किताबों से लगाव है, वे स्वयं भी एक कवि हैं। मुझे फिर से अजीब लगा, क्योंकि मूक व्यक्ति कभी कविता रचना कर सकता है ये कभी नहीं सुना। हालांकि इस संसार में कुछ भी हो सकता है, जैसे संगीत सृष्टा बीथोवेन बहरे हो गए थे, मिल्टन अंधे हो गए थे, पर ये सब कितने महान रचनाकार होकर संसार को चौंका गए थे। नोरा ने बताया, ये जर्मन भाषा में नहीं लिखते, ये मैसिडोनियन भाषा में लिखते हैं। मैंने कहा, मैसिडोनियन? अब नोरा के चौंकने की बारी थी। उसने कौतूहल जताया, तुम उस भाषा के विषय में जानते हो? हम जर्मन नहीं है, मैसिडोनियन है। मैंने अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए पूछा, तुम लोग कहाँ के हो? मैसिडोनिया नाम का तो कोई देश नहीं है, वह देश टुकड़ों में बंटकर बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस में और कुछ भाग शायद अल्बेनिया में भी चला गया है। तुम लोग क्या यूगोस्लाविया से आए हो? मैं अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, इससे पहले ही एक अप्रत्याशित घटना का मुझे सामना करना पड़ गया। अब तक मैं जिसे गूंगा समझ रहा था, वह बात करने लगा। काफी गुस्से वाले लहजे में उसने नोरा से कुछ पूछताछ की। जिस भाषा में वह बोल रहा था उसे समझना मेरे लिए असंभव था। अब तो नोरा और फिलिप उसी भाषा में न जाने क्या बातें करने लगे। लग रहा था जैसे झगड़ रहे हों। मैं बुद्धू की तरह खड़ा देखता रहा। थोड़ी देर बाद नोरा मेरी ओर मुखातिब होकर बताने लगी, मेरे पति तुम्हें गुप्तचर समझ रहे हैं। मैं उन्हें कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम एक भारतीय हो, तुम्हारा इसमें किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। इंडियन लोग इस तरह के झगड़ों में नहीं पड़ते। अच्छा, तो ये मुझे गुप्तचर समझ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह क्या बम बंदूक वगैरह तैयार करते हैं? यह मैं कहाँ फंस गया? नोरा ने मुझे आश्वस्त किया और पति का हाथ पकड़कर ले गई। जाते वक्त भी दोनों में वाद विवाद जारी था। ज्यादा डरा तो नहीं, पर मुझे चिंता अवश्य होने लगी। यह अचानक गुप्तचर वाली बात कहाँ से पैदा हुई? विदेश में जाकर किसी तरह के झंझट में न पड़ जाऊं। एक आदमी बात कर सकता है तो भी गूंगा बना रहता है। मुझको ये भी काफी संदेहजनक ही लगा। फिलिप का चेहरा देखकर तो उसे काफी भोला भाला समझा जा सकता है, पर वह अचानक उतना गुस्सा क्यों हो गया? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? कुछ बरस पहले मैं यूगोस्लाविया के एक छोटे से शहर में गया था, वहां एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भाग लेने। वहां पर मैंने सुना था कि उस इलाके की भाषा मैसिडोनियन है और उस भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए आंदोलन भी चल रहा था। मैंने जिस बांग्ला कविता का पाठ किया था उसी का अनुवाद मैसिडोनियन भाषा में करके सुनाया गया। मैसिडोनिया नाम सुनकर ही रोमांचक लगता है। ईसा के जन्म से 350 बरस पहले इस छोटे से देश के राजा फिलिप के लड़के अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हमारे देश के इतिहास में भी अलेक्जेंडर का विशेष स्थान है और उसकी वजह है फारस, मिस्र, बेबीलोन को पैरों तले रौंद डाला था दिग्विजयी अलेक्जेंडर ने, परंतु वह भारत पर अधिकार नहीं कर पाया। विश्वासघातक तक्षशिला के राजा की सहायता से उसने झेलम नदी के पार महाराजा पुरु को युद्ध में परास्त तो किया था, पर उनके पौरुष पराक्रम को देख के वे मुग्ध होकर उनके मित्र भी बन गए। भारतीय सेना की वीरता के कारण अलेक्जेंडर की सैन्य वाहिनी भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकी। अलेक्जेंडर गंगा पार नहीं जा पाए थे।
मेरी यही धारणा थी कि हजारों वर्षों के इतिहास भूगोल के नाना परिवर्तनों के कारण शायद मैसिडोनिया का नाम मानचित्र से पूरी तरह से मिट चुका है। अलेक्जेंडर की अकाल मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैसिडोनिया नाम भी कहीं नहीं रहा। परंतु यूगोस्लाविया जाकर ही मुझे पता चला कि मैसिडोनिया नामक देश पूरी तरह से लुप्त नहीं हो पाया। ये 3-4 देशों में फैल गया है। वही प्राचीन भाषा अभी भी ग्रीक के साथ टक्कर लेती है। जर्मनी में अनेक जातियों के इंसान रहते हैं। मैं एक मैसिडोनियन परिवार में अकस्मात आ पहुंचा। पर ये लोग गुप्तचर का डर क्यों पाले हैं? ये क्या यहाँ पर गैरकानूनी तौर पर रहते हैं? पर मैं भी तो यहाँ ऐसे ही अचानक नहीं आया। पुस्तक मेले के अधिकारियों के पास होटल या अतिथि गृहों की तालिका रहती है, वहां से पता पूछकर मैंने यहाँ पहले खोज खबर की थी। पुस्तक मेले के अफसर तो भली भांति खोज खबर लिए बिना किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। वे अतिथि गृहों का दौरा भी करते रहते हैं। अगर किसी प्रकार की भी धांधलीबाजी होती तो वे अवश्य पकड़ लेते। ये अगर बम बंदूक के कारोबारी हैं तो कुछ पैसों के लिए अतिथि काहे को रखते। सुबह नींद टूटी तो चाय की तलब होने लगी। अतिथि गृहों में खाने की व्यवस्था नहीं रहती, खाना बाहर खाना पड़ता। पर ये सामान्यतः नाश्ता जरूर देते हैं, पर होटल की भांति जरूर चाय नहीं देंगे। नींद टूटने के बाद चाय की प्याली में मुंह दिए बिना हम लोगों का दिन ही शुरू नहीं हो पाता। थोड़ी देर प्रतीक्षा करके लगा कि शर्म करने से कोई फायदा नहीं, नीचे जाकर मांगना चाहिए। तीसरी मंजिल के दूसरे वाले कमरे में और कोई नहीं आया था। 2 तले में पति पत्नी के अतिरिक्त किसी और के अस्तित्व का पता ही नहीं चला। सीढ़ी के सामने खड़े होकर देखा कि पहली मंजिल के एक कमरे से नींद से भरी आंखों से नोरा का पति निकल रहा है। उसने हाफ पैंट पहना था और नंगे बदन था। मुझे देखा तो वह भागकर कमरे के घुस गया। शायद यह व्यक्ति अभी भी मुझसे नाराज है। चाहे वो नाराज हो या न हो, मेरा तो बिना चाय के नहीं चलेगा। उस महिला को कैसे बुलाऊं? नीचे उतरा तो देखा कि फिलिप कमरे से बाहर निकल रहा था और अब उसने पैंट कमीज पहन लिया था। शायद नंगे बदन था, तभी दौड़ा था। अब काफी तंदुरुस्त और ठीक ठाक लग रहा था। सिर हिलाकर उसने 2 बार मॉर्निंग मॉर्निंग कहा। इसके मायने फिलिप को अंग्रेजी भी आती है। कल मेरे सामने तो एक अक्षर भी नहीं बोला। ये भी रहस्यपूर्ण ही था मेरे लिए। अब नोरा ड्रेसिंग गाउन पहनकर निकल आई। सुप्रभात बोलकर मैंने उससे पूछा, क्या मुझे मेहरबानी करके एक प्याली चाय दे सकेंगी? नाश्ता बाद में करूंगा, पहले चाय चाहिए।